हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नया टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और बच्चों उस टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में भी अपन पढ़ेंगे आज बायोटेक्नोलॉजी। क्यों, क्या होता है टेक्नोलॉजी, उसके कितने टाइप होते हैं और सारा कुछ डिस्कस करेंगे अपन। थोड़ी स्टार्टिंग में अपन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सवाल पहले पूछा गया है वो देख लेते हैं। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के बात करूं या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर के बात करूं बच्चों, तो दोनों जगह एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, और अगर मैं मेंस को लेकर के बात करूं तो मेंस में पूरा का पूरा एक सिलेबस इसका टेक्नोलॉजी का। तो दोनों को लेकर के बात करना है अपने को। देखें इधर, आप यहाँ पर कुछ सैंपल आपको दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर का। उस क्वेश्चन को पहले अपन देख लेते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। इधर देखें, आप पहला सवाल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पुनर्योजन डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो आप यहाँ भी टेक्नोलॉजी सवाल पूछा गया सिंपल के फॉर्म में। सवाल को ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। जब अपन पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सारा अपन कवर कर लेंगे और बन जाएगा चीजें। अगले नंबर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी सवाल पूछा गया आपका टेक्नोलॉजी से। बच्चों थर्ड नंबर का अगर आप सवाल देखते हैं तो ये भी टेक्नोलॉजी से पूछा गया, बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। ठीक उसी प्रकार अगर आप फोर्थ नंबर का सवाल देखते हैं यहाँ पर, चौथे नंबर का सवाल, तो फिर वही डीएनए लाइगेज, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है बच्चों। अगले नंबर में इसको देखा जाए तो ये भी अपने आप में बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। उसके बाद ये भी अगर आप ध्यान से देखें सब क्लोन वगैरह भी किस में आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है बच्चों। और देखेंगे तो फिर से क्लोन वाला सवाल पूछा गया है, तो ये भी किस में आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में। लास्ट में देखेंगे तो ये भी अपने आप में क्लोन से निर्मित सवाल पूछा गया, ये भी अपने आप में टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन हो जाएगा बच्चों। आगे देखें आप, अपन आज मुद्दा ये रहेगा हम लोग का कि टेक्नोलॉजी को पढ़ना कैसे है या फिर टेक्नोलॉजी होता क्या है। सारा एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। ध्यान से देखें इधर आप बच्चों, याद रखें आप, एक शब्द होता है ना। मैं दोनों को पहले लिख देता हूं। एक शब्द होता है बच्चों विज्ञान, याद रखें आप। एक शब्द होता है विज्ञान, बोले तो साइंस। तो एक वर्ड होता है बच्चों विज्ञान, है ना। हिंदी में बोला जाता है इसको, इंग्लिश में बोला जाता है साइंस बच्चों। उसी प्रकार एक शब्द होता है टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रौद्योगिकी। क्या बोला जाता है, प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं इसको, टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो दो शब्द होता है, एक होता है साइंस और एक होता है टेक्नोलॉजी। याद रखें बच्चों, साइंस में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी नियम होता है, जो भी सिद्धांत होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, उस सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं। तो याद रखें आप, जब भी हम सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, किसी भी थ्योरी का स्टडी करते हैं, तो वही स्टडी कहलाता है बच्चों विज्ञान। मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या बोला कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जैसे आप लोग फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी में अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे अपन केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को अपन बोल देते हैं विज्ञान। और जब इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को जब हम अनुप्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं बच्चों, तो उसका नाम बदल जाता है और कहलाता है टेक्नोलॉजी। मतलब सीधा सा बात है कि हम विज्ञान में सिद्धांतों को पढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी में सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं। तो बस यही बेसिक अंतर है दोनों के बीच में। बिल्कुल हमारे पढ़ने का तरीका यह रहेगा कि पहले मैं स्टार्टिंग में बेस बनाऊंगा आप लोग का, बेसिक लेवल पे बताऊंगा, और बेसिक के बाद धीरे से मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा। तो याद रखिए, दो शब्द होता है साइंस और टेक्नोलॉजी बच्चों। याद रखें आप, जब भी हम किसी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान में जो भी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को जब हम अप्लाई करते हैं तो नाम बदल जाता है और उसका नाम होता है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी बच्चों। याद रखें आप, अगर मैं टेक्नोलॉजी को लेकर बात करूं ना, तो हमारे एग्जाम में मेनली 3 से 4 टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। 4 टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। कौन कौन सा? एक तो होता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, मेरी बात को समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी। उसी प्रकार होता है आपका अगले नंबर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, है ना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये नया टॉपिक है जो कि हमारे मेंस में जोड़ा गया है, इसको एक नया सा टॉपिक है। और अगले नंबर बच्चों इसके बाद वाले में स्पेस टेक्नोलॉजी होता है। अगले नंबर में स्पेस टेक्नोलॉजी होता है, याद रखें आप, स्पेस टेक्नोलॉजी होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होता है, और बच्चों लास्ट में होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी। याद रखें आप, अंत में होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसी क्रम में जब हम लोग डिफेंस को लेकर के स्टडी करते हैं ना, तो वहीं पर एक और टेक्नोलॉजी निकल करके आता है, एनर्जी टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, एनर्जी टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो मोटा मोटी अगर हम अपने कोर्स को लेकर के अपन बात करें, अगर हम अपने पीएससी को लेकर के बात करें, तो पीएससी प्री की बात करूं, चाहे मेंस की बात करूं, चाहे इंटरव्यू की बात करूं, चाहे वनडे एग्जाम कोई सा भी होता है,
वो सारे एग्जाम में ही सब पूछा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी टेक्नोलॉजी। याद रखें आप, इसमें हमारे मेंस के सिलेबस में जो है वो है एक तो बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा नंबर में स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा नंबर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और चौथा नंबर में एनर्जी टेक्नोलॉजी। याद रखें, मेंस के सिलेबस से डिफेंस टेक्नोलॉजी को हटा दिया है बच्चों। ये चारों है मेंस में, लेकिन अगर मैं मेंस प्लस प्री की बात करूं तो प्री में ये भी शामिल हो जाता है। तो हमको एक एक पढ़ना है। सबसे शुरू में अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, एक एक करके टॉपिक को खत्म करते जाएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा बच्चों होगा बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बिल्कुल हमको इस अंदाज में पढ़ना है कि जो आर्ट्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, या जनरली जो टेक्नोलॉजी नहीं जानते उनको भी टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए, उसी तरीके से हमको पढ़ना है। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। याद रखें, पहला नंबर में होगा बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बच्चों हिंदी में कहेंगे इसको जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जैव प्रौद्योगिकी। अच्छा, ध्यान से देखोगे आप तो बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है कोई भी जीव, कोई भी सजीव। मेरी बात को समझना, एकदम सिंपल अंदाज में बता रहा हूं, केवल आप सुनकर भी मेंस में लिख सकते हैं, सुनकर भी प्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिए, बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। कोई भी सजीव को हम बायो कहते हैं बच्चों, बायो कहते हैं, है ना। या फिर इसे मान लो जैविक पदार्थ, या फिर मैं बोल दिया बायोटिक मटेरियल, जैविक पदार्थ। कोई भी जीव या जैविक पदार्थ, बात समझ में आ रहा है? कोई भी जीव या जैविक पदार्थ, जैसे मान कर चलो कोई भी मैं बैक्टीरिया ले लिया, समझ में आ रहा है? कोई भी मैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ले लिया, सजीव ले लिया, कोई भी जीव ले लिया, समझ में आ रहा है? या उसके अंदर का कोई पार्ट ले लिया, जैविक पदार्थ ले लिया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो कोई भी सजीव या फिर उसका जैविक पदार्थ, जब ये दोनों का उपयोग किया जाता है बच्चों, ये दोनों का उपयोग किया जाता है तो टेक्नोलॉजी कहलाएगा। चूंकि बायो का उपयोग कर रहे हैं तो कहलाएगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, और ये जो यूज है वो हमेशा मानव के हित में होना चाहिए, ऐसा हो जिसमें हमारा भलाई हो, जिसमें हमारा भलाई हो। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब किसी जैविक पदार्थ या जीवों का उपयोग मानव के हित में किया जाता है तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन निकल करके आता है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं उसको उपयोग करना। तो बायोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, जीवों के पदार्थ को लेकर पढ़ते हैं। अब इन्हीं का जब हम उपयोग करेंगे तो क्या कहला जाएगा? बायोलॉजी की जगह में बायो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल करके आता है? अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, परिभाषित करना चाहूं, तो इसका डेफिनेशन क्या निकल करके आता है? तो बच्चों याद रखें आप, जब किसी जीव, क्या बोला मैं? जब किसी जीव या फिर जैविक पदार्थ, जब किसी जीव या जैविक पदार्थ, जब कोई ऑर्गेनिज्म या फिर बायोटिक मटेरियल, जब किसी जीव या फिर जैविक पदार्थ, ये दोनों का उपयोग, है ना, का उपयोग, का यूज मानव के भलाई में हो, मानव के हित में हो, हित में हो, हित में हो, तो इसी यूज को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसी उपयोग को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, बायोटेक कहते हैं। याद रखें आप, तो इसी उपयोग को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देखना कितना सिंपल से इसका डेफिनेशन निकल करके आता है। तो याद रखें आप, जब किसी जीव या फिर जैविक पदार्थ का उपयोग मानव के हित में किया जाता है तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। एग्जाम्पल दूंगा तो और मामला क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल को लेकर के बात करूं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है और कौन नहीं है, अगर ऐसे आपके प्री में पूछ ले, और पूछा भी गया बच्चों, है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखें जरा। ये बताइए, हम लोग एक चीज बनाते हैं जिसका नाम होता है, बेकरी में बनाते हैं ब्रेड वगैरह। तो ये बताओ, बेकरी इंडस्ट्री में, बेकरी उद्योग में हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं कि नहीं करते? तो बेकरी उद्योग में किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का उपयोग करते हैं। क्यों ईस्ट का उपयोग करते हैं? क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड के थ्रू बाहर निकलता है, और जब ब्रेड के थ्रू बाहर निकलेगा तो वहां से छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, छोटे छोटे पोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेड स्पंजी हो जाता है। स्पंजी हो जाए तो खाने में अच्छा लगेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा कुरकुरा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखें, बेकरी उद्योग में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? ईस्ट का। और ईस्ट क्या है? एक प्रकार का जीव है, तो हम जीवों का उपयोग मानव की भलाई में कर रहे हैं, इसलिए बेकरी उद्योग, बेकरी इंडस्ट्री क्या हो जाएगा?
बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। बच्चों सेकेंड नंबर में, दूसरा नंबर में शराब का निर्माण, है ना, शराब उद्योग। अब ये बताओ शराब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? शराब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एंजाइम, नाम तो सुने ही होंगे। एकदम बेसिक में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, शराब बनाने के लिए क्या चाहिए? ENZYME, एंजाइम। और बच्चों ये एंजाइम हमको मिलता है ईस्ट से। कहां से मिलता है? ईस्ट से। और भी बहुत सारी चीजों से मिलता है, अभी फिलहाल समझो आप ईस्ट से मिलता है। तो बताइए एक शराब बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? जीव चाहिए। तो जब किसी जीव का उपयोग मानव के हित में हो, शराब भी मानव के हित में है कि नहीं है? अरे बात समझ आ रहा है? बहुत सारा मेडिसिन बनाया जाता है इससे, है ना, कई जगह कई प्रकार केमिकल बनाने में इसका यूज होता है। तो याद रखें आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो एल्कोहल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो शराब को बनाने के लिए भी जीवों का उपयोग किया जाता है। तो मैं बोल सकता हूं शराब उद्योग भी अपने आप में क्या हो जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। बच्चों दूसरा के बाद तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में ये बताइए, आजकल आप सुने होंगे कि बहुत सारा हार्मोन जो होता है, बहुत सारा जो एंजाइम होता है, उसका निर्माण भी कहां पर किया जा रहा है? जीवों के द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है भी मैं आप लोग को बताऊंगा आगे चल के। तो याद रखिए हार्मोन का निर्माण, है ना, HORMON, हार्मोन व एंजाइम का निर्माण, ENZ एंजाइम का निर्माण। तो याद रखें आप, हार्मोन और एंजाइम का निर्माण भी अपने आप में किसका एग्जाम्पल है? बायोटेक्नोलॉजी। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आप नाम सुनोगे इंसुलिन। एक जमाना था बच्चों जब किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता था, किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता था, तो उस व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए, उनको हमेशा जिंदा रखने के लिए, जब तक वो प्राकृतिक तरीके से जिंदा रह जाए, जिंदा रखने के लिए 25 से 30 घोड़े को मारा जाता था। अब आपके दिमाग में आएगा कि घोड़े को क्यों मारा जाता था? क्योंकि चूंकि डायबिटीज उसको है। डायबिटीज मतलब क्या होता है? इंसुलिन की कमी। और इंसुलिन की कमी हो गया तो इसको इंसुलिन देना पड़ेगा ना। तो घोड़े को मार करके उनके पैंक्रियास से इंसुलिन निकालते थे और इंसानों में लगाते थे, तब जाकर के एक आदमी जिंदा रहता था। आप सोच के देखो, आप एक जीव को जिंदा रखने के लिए, एक इंसान को जिंदा रखने के लिए उतने सारे हॉर्स को मारा जा रहे, घोड़े को मारा जा रहे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है। आजकल क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन होता है ना, उस जीन को हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देते हैं। और उस बैक्टीरिया में डाल देंगे तो उस बैक्टीरिया में प्राकृतिक तरीके से क्या बनने लगेगा? इंसुलिन बनेगा, और वहां से हम लोग इंसुलिन बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आया? तो उस बैक्टीरिया का उपयोग मानव के हित में किया गया कि नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हार्मोन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, ये सब के सब क्या होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल होते हैं। बच्चों अगले नंबर में, तीसरा के बाद चौथा नंबर में, कार्बनिक अम्ल का निर्माण। कार्बनिक अम्ल का निर्माण, याद रखें आप, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल का निर्माण। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, आप समझ जाएंगे। उस एग्जाम्पल है फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड। याद रखें फार्मिक एसिड भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है ना। एक ये तरीका हो सकता है कि आप आराम से लैब में, इंडस्ट्री में फॉर्मिक एसिड बनाएं, है ना। बनाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल लगेगा, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा क्यों करें? हमको तो पता है चींटियों में फॉर्मिक एसिड बनता है, इसे तो चींटी खट्टा लगता है। कभी देखे होंगे आप, गुड़ खाते खाते अगर अचानक से कहा चींटी आपके मुंह में चला जाए और उसको अगर आप चबा दो तो खट्टा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। तो फार्मिक एसिड का निर्माण कौन कर रहा है बच्चों? चींटी कर रहा है, चींटी कर रहा है। तो इस चींटी का उपयोग हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मिक एसिड में बनाने में कर रहे हैं। और फॉर्मिक एसिड हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एसिड को बनाने के लिए, कार्बनिक अम्ल को बनाने के लिए किसी जीव का उपयोग किया जा रहा है। मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है? बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। बच्चों उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। चौथा के बाद अगर मैं पांचवा नंबर में बात करूं, इधर अगर मैं लिखना चाहूं, इस साइड लिखूं, तो पांचवा नंबर को लेके बात करूं तो एक होता है जीएम प्लांट। क्या होता है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्या होता है बोलो तो? जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। उसी प्रकार होता है बच्चों छठवां नंबर में ट्रांसजेनिक, TRANS, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक जंतु बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। इटीसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये बता, इसके अलावा क्या दही का निर्माण हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल, दही का निर्माण। ये बताओ सातवां नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का निर्माण। ये बताओ क्या दही बनाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए? बिल्कुल चाहिए।
आप सोच के देखो ना, अगर आपके घर में दूध रखा हुआ है, उस दूध से अगर आपको दही बनाना है, उसमें थोड़ा सा अलग से दही मिलाते हैं उस दूध में, उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस दूध को फाड़ देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर देता है। तो दही का निर्माण करने के लिए भी हम बैक्टीरिया की हेल्प ले रहे हैं, जो हमारे मानव के हित में है। तो मैं बोल सकता हूं दही का निर्माण, ये भी अपने आप में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल है। उम्मीद है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ गए होंगे, उसके थीम को समझ गए होंगे, और आप जिंदगी में गलत नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल अगर आपसे मेन से पूछे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके कोई 4 एग्जाम्पल दें तो बता पाएंगे आसानी से। तो याद रखो आप, जब किसी जीव या जैविक पदार्थ, जब कोई बायोटिक फैक्टर या फिर बायोटिक मटेरियल का यूज ह्यूमन के भलाई में किया जाए, उसके बेनिफिट में किया जाए, तो इसी उपयोग को, इसी एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा है, हार्मोन का फॉर्मेशन, दही का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, कुछ याद आ रहा है ना, जीएम प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल, समझ में आ रहा है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ यहीं पर ना बायोटेक्नोलॉजी में एक दो नया कॉन्सेप्ट होता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, किसी न किसी एग्जाम में, और मेंस को लेकर के बात करूं तो मेंस भी पूछने की चांस है बच्चों। उसका नाम है क्लोन। तो 2-3 चीज को लेकर के यहां पर अपन बात करेंगे। एक तो बताने जा रहा हूं मैं आप लोग को क्लोन, नाम जरूर सुने होंगे, क्लोनिंग जरूर नाम सुने होंगे, है ना। तो अगले नंबर में आप लोग को बताऊंगा क्लोनिंग, एक तो क्लोनिंग पढ़ाऊंगा, है ना। क्लोनिंग पढ़ने के बाद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है आप लोग क्लोनिंग के बाद। क्लोनिंग के बाद बच्चों सेकंड नंबर पढ़ाऊंगा आप लोग को टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी बताऊंगा आप लोग को। टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के बात करेंगे अपन, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के बात करेंगे बच्चों। दूसरा के बाद तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में, तीसरा नंबर में आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, है ना, जीएम पादप को लेकर के बातें करूंगा बच्चों। तीसरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो चौथा नंबर बताऊंगा ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल को लेकर के बात करेंगे, है ना, हिंदी में बोलते हैं पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल को लेकर के बात करेंगे। तो ये 4 पॉइंट जो बोर्ड में लिखा हूं उसी को अपने को डील करना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या बनाता कैसे होता है, पूरी डिटेल में अपने को देखना है बेसिक तरीके से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा क्लोनिंग। पहला नंबर में होगा क्लोनिंग। क्लोनिंग हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा कि हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लोनिंग, है ना, क्लोनिंग को लेकर के बात करेंगे, समझ में आया। अब एक क्लोनिंग क्या होता है बात को समझिएगा। सवाल उठता है क्या है, सवाल उठता है कि भैया क्लोनिंग है तो फिर क्या है, क्लोनिंग है तो फिर क्या है। याद रखें, इसको जानने से पहले कि क्लोनिंग क्या है, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको आपको बाद में जानना है कि भैया क्लोनिंग क्या है। डायरेक्ट लोग क्लोनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्लोनिंग क्या है ना जान करके मैं अगले नंबर में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भैया क्लोनिंग है तो फिर क्या है। अब बात को देखना, ये बताओ अगर मैं बोलूं कि इंसानों में अगर आपको नया जीव बनाना है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बात को समझिएगा। इंसानों में नया जीव बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक मेल लेंगे और एक क्या ले लेंगे, फीमेल ले लेंगे। इमेजिन करो कि फीमेल, ये क्या है बोलो तो मेल है, मेल मतलब नर और फीमेल मतलब मादा। बात समझ आया, मेल और फीमेल ले लिए। बच्चों हमको नया जीव बनाना है। सबको पता है कि मेल के बॉडी में क्या बनता है, मेल के बॉडी में क्या बनता है, स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्म, जनन कोशिका। वो भी छोड़ो, और मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, मेल के बॉडी में होता है बच्चों टीईएस, टीईएस हिंदी में कहते हैं वृषण, इंग्लिश बोलेंगे टेस्टिस। वैसे ही बच्चों फीमेल के बॉडी में बनता है, सॉरी होता है ओवरी, हिंदी में कहते हैं अंडाशय। और याद रख लेना, ये टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, दोनों के अंदर होता है जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रिप्रोडक्टिव सेल, यहां भी लिख रहा हूं रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका होता है। और याद रखें ये जो जनन कोशिका होता है, इमेजिन करिएगा, ये है जनन कोशिका बच्चों, ये है जनन कोशिका, और ये भी है जनन कोशिका। यहां पर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो मैं लिख दिया 2n, और यहां पर भी क्रोमोसोम पेयर में होता है तो होता है, बोलूंगा 2n। ये 2n क्या होता है ये बताता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्रोमोसोम को लेकर बात करेंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल बनाया हूं ना, इसी से बनता है बच्चों गेमिट्स, युग्मक बनता है, इसी से बनेगा
युग्मक। और याद रखें पुरुषों में जो गेमिट्स बनता है, पुरुषों जो गेमिट्स बनता है, मान के चलो यहां से मैं गेमिट्स बना दिया, पुरुषों में जो गेमिट्स बनता है उसको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म बना, यहां पर गेमिट्स बना। और बच्चों ओवरी के अंदर बोले तो फीमेल में जो गेमिट्स बनता है उसको बोलते हैं एग, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और यही एग और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे तो अंततः एक नया बच्चा बनता है, अंततः एक नया बच्चा बनता है। तो इस तरीके से नया बच्चा कैसे बनता है उसको मैं बताया। ये बात समझ में आया? अब अगले नंबर में जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो क्लोनिंग समझ में आएगा। देखिएगा मैं क्या बोला कि अगर आपको इंसानों में, हायर एनिमल में, बड़े जंतुओं में नया जीव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक मेल लेना पड़ेगा, एक फीमेल। मेल के बॉडी में क्या होगा? टेस्टिस। फीमेल के बॉडी में ओवरी। टेस्टिस में जनन कोशिका, ओवरी में जनन कोशिका। दोनों जनन कोशिका को डिवाइड करवाएंगे, क्या बनेगा? इधर मेल गैमेट्स, इधर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? इधर शुक्राणु, इधर क्या बनेगा? अंडाणु। तो याद रखें आप, जो शुक्राणु और अंडाणु को लेकर के बात किया है ना, वो दोनों को आपस में मिलाएंगे, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, मिलाना है ना। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ये दोनों का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है बच्चों फैलोपियन ट्यूब में। महिलाओं के बॉडी में एक फैलोपियन ट्यूब होता है, वहीं ये दोनों मिलते हैं, वहीं पर मिलते हैं और मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जब मिलेंगे तो बनता है जाइगोट, यही जाइगोट आगे चल के बनेगा इम्ब्रियो और लास्ट में एक बच्चे का निर्माण करता है। इस तरीके से नए बच्चे का निर्माण होता है। अब मेरी बात को समझिए, क्लोनिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है ना कि कोई भी एक जीव लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा क्लोनिंग में क्या करते हैं। क्लोनिंग वाले प्रोसेस में किसी भी एक जीव का कोई सोमेटिक, देखो ये जो जनन सेल, ये टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के ना शरीर में जितने भी होता है, सिर से लेकर पैर तक जितने भी सेल हैं जी, हाथ का सेल, पैर का, पेट, पीठ, जहां भी देख रहे हो आप, पूरे सेल को हम बोलते हैं कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल बोलते हैं। सोमेटिक सेल बोलते हैं। ये देखो ये सेल सोमेटिक सेल, यहां सेल सोमेटिक, ये सब सोमेटिक सेल है, कायिक कोशिका है। तो ये दोनों को छोड़, इसको बोलते हैं जनन कोशिका, और इसको छोड़ के जितना बच गया सब है सोमेटिक कोशिका। तो अब क्लोनिंग में क्या किया जाता है कि मान के चलो कि फीमेल है, इसका मैं ले लिया सोमेटिक सेल। क्या ले लिया? सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका। और इस सोमेटिक सेल से केवल एक ही जीव से मैं नया जीव बना दिया, नया जीव बना दिया। और जब नया जीव बनाऊंगा, ए और ए डिट्टो एक जैसा दिखेंगे, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, एकदम एक जैसे दिखेंगे। एक जैसे दिखना कहलाता है क्लोन। ये जो बन रहे हैं क्लोन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो ये बताइए, इस दौरान चूंकि दोनों मिल रहे थे ना, दो अलग अलग जेंडर पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड बोलेंगे, लैंगिक विधि बोलेंगे। इस दौरान केवल एक जीव भाग लिया है तो बोलेंगे नॉन सेक्सुअल मेथड। तो बताइए क्लोनिंग का निर्माण किससे होता है? सॉरी, क्लोन का फॉर्मेशन किससे होता है? सेक्सुअल मेथड से कि नॉन सेक्सुअल मेथड से? तो जवाब है बच्चों इसका नॉन सेक्सुअल मेथड से इसका निर्माण होता है। तो चलिए, क्या है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको क्लोनिंग क्या है समझ में आ गया होगा। तो क्या है बताइए, तो क्या है क्लोनिंग? तो मैं बोल सकता हूं क्लोनिंग में, या क्लोन बनाते समय क्लोनिंग में, है ना, क्लोनिंग में मेरी बात को समझिएगा, क्लोनिंग में हम क्या करते हैं? पहली बात है ना, सोमेटिक सेल से, सोमेटिक सेल से, है ना, सोमेटिक सेल से क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। सेकेंड नंबर में, दूसरा नंबर में, क्लोनिंग में जो पेरेंट्स होते हैं, पी फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स, और ओ फॉर ऑफ स्प्रिंग। तो पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल डिट्टो एक समान दिखते हैं, दोनों समान दिखते हैं, समान दिखते हैं बच्चों। अगले नंबर के पॉइंट में बताइए, क्लोनिंग सेक्सुअल मेथड द्वारा बनता है कि नॉन सेक्सुअल मेथड द्वारा? तो याद रखें आप, नॉन सेक्सुअल मेथड के द्वारा, है ना, नॉन सेक्सुअल मेथड के द्वारा बनता है ना। अलैंगिक जनन, अलैंगिक नहीं बोल सकते, और लैंगिक जनन के द्वारा नहीं बनता, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो याद होगा नॉन सेक्सुअल मेथड के द्वारा बनता है। समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई कि क्लोनिंग में होता क्या। कोई भी एक सेल लेंगे, उसे नया जीव बना देते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गया है। मान के चलिए कि आपको अपना नाक पसंद नहीं है, है ना, कुछ और नाक चाहते हैं, तो आपके बॉडी से एक सेल निकालेंगे और जैसा शेप में चाहोगे वैसी नाक बनाएंगे और उसको काट के वहां पर लगा देंगे। यहां सब समझ में आ गया? ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो याद रखो आप, क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए जीव का निर्माण सोमेटिक सेल से किया जाता है। इस दौरान सेक्सुअल मेथड के द्वारा नए जीव का निर्माण नहीं होता है। इसमें पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग, जनक और बच्चे बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
बच्चों अब सवाल उठता है अगले नंबर में कि अगर मैं क्लोनिंग को लेकर के बात करूं तो पहला क्लोन को लेकर पूछा जाएगा रटा रटा सर। पहला क्लोन कि भैया पहला क्लोन कौन था। तो याद रखो पहला क्लोन को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार वर्ल्ड लेवल पे देखूंगा और एक बार इंडिया लेवल पे देखूंगा। तो इन वर्ल्ड विश्व में और दूसरा इन इंडिया भारत में। तो मेरी बात को समझिएगा, फर्स्ट क्लोन को लेकर के बात करें, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि पहला क्लोन कौन था इंडिया में और वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में पहला क्लोन बनाया गया था बच्चों 1997 में। इसको 1998 भी लिख करके दे देता है, तो 1997 या 1998 लास्ट की बात है। तो 1997 में इसको बनाया गया था, कहीं कहीं पर 98 भी लिख के दे देता है। बच्चों इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहला क्लोन बनाया गया था 2009 में। 2009 में बनाया गया था, बात को समझिएगा। तो वर्ल्ड में पहला क्लोन बनाया गया था 1997 में और इंडिया में जो पहला क्लोन बनाया गया था 2009 में बनाया गया था। बच्चों सेकंड नंबर के बाद वर्ल्ड में पहला क्लोन कहां बना था, कहां बना था? तो स्कॉटलैंड के राजलिंग इंस्टीट्यूट के इयान विल्मूट के द्वारा तैयार किया गया था, है ना। तो याद रखें आप स्कॉटलैंड के राजलिंग इंस्टीट्यूट के राजलिंग इंस्टीट्यूट के है ना इयान विल्मूट के द्वारा तैयार किया गया था। इयान विल्मूट के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, याद हो जाएगा। और बच्चों इसका नाम था डॉली, जो एक भेड़ था। इतना तो जरूर पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो याद रखें विश्व का पहला क्लोन 1997 बनाया गया था, स्कॉटलैंड के राजलिंग इंस्टीट्यूट के इयान विल्मूट के द्वारा तैयार किया गया था और उसका नाम था डॉली नामक भेड़। पता है इस डॉली नामक भेड़ को बनाने के लिए क्या किया गया था? इसको बनाने के लिए स्तन ग्रंथि का, ब्रेस्ट सेल का, है ना, स्तन ग्रंथि का कायिक कोशिका लिया गया था, कायिक सेल लिया गया था। अब समझ में आया, कायिक सेल से बनाया गया था, से बनाया गया था। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्ट सेल के सोमेटिक सेल के द्वारा बनाया गया था। मैं बोला ना अभी आप लोग कि क्लोन बनाने के लिए मेल और फीमेल नहीं चाहिए होता है जी। कोई भी एक बॉडी ले लेते, कोई भी सेल लेते, उसका कोई भी सोमेटिक सेल निकाल लेते और उस सेल से पूरा का पूरा एक जीव बना दिया जाता है। उसी को बोलते हैं क्लोनिंग और उस जीव को बोलते हैं क्लोन। समझ में आया? तो डॉली नामक जो भेड़ बनाया गया था 1997 में स्कॉटलैंड के राजलिंग इंस्टीट्यूट के इयान विल्मूट के द्वारा तैयार किया गया था। उसमें जो भेड़ थी ना, उसका ब्रेस्ट का स्तन ग्रंथि का सेल लिया गया और उसी सेल से पूरा का पूरा जीव बनाया गया था। नाम तो उसका डॉली भेड़। बात समझ में आ गया? मैं बात करता हूं इंडिया का। तो अगर आप इंडिया को लेकर के बात करूं, इंडिया में 2009 बनाया गया था। कहां बनाया गया था इंडिया में? अगर मैं इंडिया को लेकर बात करूं तो कहां बनाया गया था? तो बच्चों याद रखें आप, इंडिया को लेकर के बात किया जाए तो यह बनाया गया था करनाल में। नाम सुने होंगे, करनाल हरियाणा में है। वहां पर है डेयरी और उसी डेयरी के जो वैज्ञानिक थे वो बनाए थे पहला क्लोन और उस क्लोन का नाम था गरिमा। क्या नाम था? गरिमा। नाम तो बड़ा प्यारा है लेकिन याद रखो बेचारी भैंस थी। अरे समझ में आया? ठीक है, तो गरिमा नामक भैंस को बनाया गया था पहला नंबर में। अरे समझ में आया? लेकिन क्या करें, 2009 में बनाया गया था, एक हफ्ता में बेचारी छोड़ के चली गई। एक हफ्ता में, समझ में आ रहा है? इसका 7 डेज में डेथ हो गया था। 7 दिन में डेथ हो गया था, इसका मृत्यु हो गया था। इसलिए एक नया बनाया गया जिसका नाम था गरिमा 2। क्या नाम था? गरिमा 2। और बेचारी बाद में लंबे समय तक साथ दी। समझ में आया? तो भारत का पहला क्लोन क्या था? गरिमा। और वर्ल्ड का पहला क्लोन क्या था? डॉली। क्लोन का मतलब क्या होता है? जहां पर नए जीवों का निर्माण नॉन सेक्सुअल मेथड से किया जाता है, किसी सोमेटिक सेल से किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोन। उम्मीद है आपको पूरा क्लोन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब क्लोन के बाद बच्चों पहले बेसिक चीजों को पढ़ना है, फिर एडवांस में जाएंगे अपन। क्लोन के बाद अगला जो हमारा हेडिंग होगा और उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। इसको बाद में देखेंगे, तो अगले नंबर में हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो मेरे साथ लिख लें आप, अगले नंबर में टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब को लेकर के समझना स्टार्ट करते हैं अपन कि भैया टेस्ट ट्यूब है तो फिर क्या है ना। हिंदी बोलते हैं परख नली शिशु,
परख नली शिशु। मेरी बात को समझिएगा, इंग्लिश बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा, इसमें भयंकर कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि परखनली में बेबी बनती होगी, परखनली में बनते हुए देखेंगे, भाई गलत है। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको सुनोगे तो टेस्ट ट्यूब में बेबी बन रही है, बच्चे बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए जरा। पहली बात को समझना, अबे अभी बताया कि मेल के बॉडी में क्या बनता है, पुरुषों के बॉडी में क्या बनता है, अभी मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया है ना, अभी मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट डील किया और उसमें मैं बताया कि मान के चलो बच्चों की ये पुरुष है, मेल है, और मेल के बॉडी में अल्टीमेट क्या बन जाता है, स्पर्म, SPERM, स्पर्म। और बच्चों ये फीमेल है और फीमेल के बॉडी में बन जाता है, ये फीमेल है और फीमेल के बॉडी में बन जाता है एग, अंडाणु, है ना। यही दोनों जब मिलते हैं, इसी मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और निषेचन होगा तो पहले बनेगा ZYGOT, जाइगोट। यही जाइगोट आगे चल के बनाएगा इम्ब्रियो, और इसी इम्ब्रियो से बनेगा एक छोटा सा लड़का। ये देखो लड़का बन गया। अरे समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चे का निर्माण होता है। अब मेरी बात को समझना कि यहां पर जो स्पर्म है और एग है, दोनों आपस में मिलते हैं। ये जो मिलने की प्रक्रिया है यही कहलाता है बच्चों फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और ये निषेचन होता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में होता है, नलिका में होता है। मेरी बात को समझिएगा, फीमेल के फैलोपियन नलिका में होता है। अब ये क्या होता है, बात को समझिए, किसी भी महिला के ना ये दोनों किनारे यहां पर ओवरी पाया जाता है, ओवरी, वहीं से एग निकलता है और उसको ले जाने का काम करता है एक नली जिसका नाम होता है फैलोपियन नली। वही नली में इधर से पुरुषों का स्पर्म एंट्री करता है, महिलाओं के इधर से एग आता है, और दोनों जाकर के यहां पर मिलते हैं। समझ में आ रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, और मिलने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से आगे चल के बच्चे का निर्माण होता है। अब इमेजिन करिए आप कि मान के चलो किसी फीमेल में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, हो सकता है प्रॉब्लम मोटापा की वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, ये फैलोपियन ट्यूब जाम हो गया बच्चों, जाम हो गया, दब गया। और जब जाम हो जाएगा, नली ही दब जाएगा, तो इमेजिन करिए मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में कभी जिंदगी में मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे, वो आपस मिलेंगे नहीं। और जब नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नए बच्चे का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसमें बहुत आराम से क्या किया जाता है इंजीनियरिंग में, कि यहां से फीमेल के बॉडी से एग को निकाल लेते हैं। तो ये जो एग लिखा हूं मैं यहां पर ना, इसको निकाल लेंगे पहले डॉक्टर, इसको बाहर निकाल लेंगे। समझ में आया? और उसके सेम पार्टनर जो होते हैं, जो पुरुष पार्टनर होते हैं, उसके स्पर्म को बाहर निकाल लिया जाता है, स्पर्म को निकाल लिया बाहर। अब ये दोनों जहां फैलोपियन ट्यूब में मिल रहे थे, जिस नली में मिल रहे थे, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था, इस बार हम फैलोपियन ट्यूब में इस बार फर्टिलाइजेशन नहीं कराएंगे। ये दोनों को, इसको और इसको, ये दोनों को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको फर्टिलाइज करवाएंगे। एक कांच का नली ले लेंगे, इसी नली के अंदर हम डाल देंगे S फॉर स्पर्म, इसी में डाल देंगे E फॉर एग। एग किसका आया है? वही फीमेल का। स्पर्म किसका आया है? पार्टनर मेल का। ये दोनों को हम कहां डाल दिए? फैलोपियन ट्यूब में, सॉरी ट्यूब में, कांच के नली में डाल दिए, और सेम एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दिए, सेम वातावरण प्रोवाइड कर दिए जो यहां पर फीमेल के बॉडी में था। अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा यहां पर जाइगोट। क्या बन जाएगा बच्चों? जाइगोट। ये जो जाइगोट जो फीमेल के बॉडी में बन रहा था, उस जाइगोट को मैं बाहर में बना दिया, बना दिया। अरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, यूटेरस में प्रॉब्लम नहीं है, गर्भाशय में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चादानी में प्रॉब्लम नहीं है। बात को समझिएगा, वो नली प्रॉब्लम, नली दब गया था, इसे दोनों मिल नहीं पा रहे थे। यूटेरस तो सही सलामत है फीमेल का ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट को निकालेंगे, निकालेंगे यहां से, और इसको निकाल करके इसी फीमेल के यूटेरस में डाल दिया जाता है, इसे गर्भाशय में डाल देते हैं। अरे समझ में आया? और गर्भाशय में डाल देंगे, अब आगे जाके डेवलप करेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से बन जाएगा बच्चा। तो याद रखो आप, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब में न होकर के फैलोपियन ट्यूब के बाहर हुआ है बच्चों।
मैं बोला जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर न होकर के फैलोपियन ट्यूब के बाहर हुआ है, फैलोपियन ट्यूब के बाहर हुआ है। एक कांच के नली में, परख नली में, टेस्ट ट्यूब में करवाए हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसको फिर से कहां डाल दिए? फीमेल के बॉडी में डाल दिए। वहां पर जाकर के वो जाइगोट एम्ब्रियो बनता, वहां से आगे 9 महीने तक बच्चे का निर्माण होता है। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ है बच्चों, इसे बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। आप लोग हर जगह न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आप एड में जरूर देखते होंगे IVF टेक्नोलॉजी। नाम नहीं सुनोगे कहीं जगह लिखा रहा था कि निसंतान दंपत्ति भी अब बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसी चीज को लिखता है IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा। सोच के देखो टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जब फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में न होकर के फैलोपियन ट्यूब के बाहर हो तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ऐसे फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। अब मान के चलो आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर मान के चलो कि इसका यूटेरस में भी प्रॉब्लम है, बच्चा दानी में भी प्रॉब्लम है, या कोई हीरो हीरोइन है चाहती नहीं बच्चा रखना। आप लोग देखते होंगे आजकल एक से हीरो हीरोइन ऐसे हैं कि जो बच्चे गेन नहीं करना चाहिए, प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि फिगर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएंगे, समय लॉस हो जाएगा, साल भर कौन टाइम दे बच्चे पालने में। तमाम रीजन होता है। तो इन लोग क्या करते हैं, इस जाइगोट को निकाल के, ये मेल फीमेल दोनों वही हैं, इनके बॉडी से एक निकाला गया, इसके बॉडी से वो स्पर्म निकाला गया, दोनों को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाए, निषेचन करवाए, इसके बाद निकाल कर किसी तीसरे फीमेल के बॉडी में डाल देंगे। एक किराया में, ये लेडीज क्या की ना, एक किराया में एक मार रख ली, ऐसा किराया में रख ली, इसके बॉडी में डाल के इसके बॉडी में डाल दी। इसके बॉडी में 9 महीना तक पेट को किराया में ले लेते हैं। समझ में? 9 महीना तक पेट को किराए में ले लेते हैं। तो 9 महीना ये लेडीज अपने पेट में पालेगी बच्चे को और जन्म देगी। तो भले अपने पास रखी है अपने पेट में, लेकिन उसमें जीन किसका है? ये दोनों का है। तो जो बच्चा पैदा होगा किसका होगा? ये दोनों का होगा। सेरोगेसी मदर इसी को बोला जाता है। अरे समझ में आया? ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो उम्मीद है आपको बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आया होगा। एक बार मैं ब्रीफ बता रहा हूं, अगर आपको मेंस में लिखना है, इसके थीम समझना है तो क्या करना है आपको, तो याद रखो आप जनरली, क्या बोला मैं? जनरली, सामान्यतः फर्टिलाइजेशन, निषेचन का मतलब क्या होता है? मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स। मेल गेमिट्स बोले तो नर युग्मक, बोले तो स्पर्म, और फीमेल गेमिट्स बोले तो एक, बोले तो अंडाणु। ये दोनों का मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जो जनरली फीमेल के बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन फैलोपियन ट्यूब में न करवा करके टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस दौरान बनने वाले जाइगोट को पुनः उस फीमेल के बॉडी के यूटेरस में डाल दिया जाता है और इससे उत्पन्न होने वाले संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। और यदि इस जाइगोट को किसी दूसरे मदर के बॉडी में डाल दिया जाए, किसी दूसरे मां के गर्भाशय में डाल दिया, जब बच्चेदानी में डाल दिया जाए, तो ऐसे मां को बोलते हैं सेरोगेसी मदर। किराए में लिया जाता है। आजकल बड़े बड़े महानगरों में ऐसा हो गया है कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो 9 महीना तक बच्चे को पेट में नहीं रख पाते, या कुछ ऐसे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि उनके पास टाइम नहीं वहां पर देना, तो हम लोग किराए में मां ले लेती हैं। अब 9 महीना तक रखेगी तो इसको खर्चा पानी देना पड़ता है, कुछ पैसा वैसा देना पड़ता है। अरे समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि IVF टेक्नोलॉजी क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप ये समझ गए होंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसके थीम समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सेरोगेसी मदर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ये भी आपको पता चल गया कि इसे उत्पन्न होने वाला संतान बिल्कुल कैसा नहीं कि इसके पेट में पल रहा है तो इसके जैसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जीन तो ये दोनों का है, वो तो किराए में है। बात समझो ना, अगर आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, है ना, अगर किसी दूसरे के घर में किराए में रहना स्टार्ट कर दोगे तो उसके बच्चे थोड़ी ना हो जाओगे भाई, जीन तो वही है ना, तो किराए में बस है इसके पेट में। समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में कौन था और वर्ल्ड में कौन था। ठीक है, तो अगले नंबर में आता है कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के बात करेंगे कि इंडिया में कौन है और वर्ल्ड में कौन है। तो याद रखें आप, अगर मैं परख नली शिशु को लेकर बात करूं, टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के बात करूं, परख नली शिशु को लेकर के बात करूं, तो याद रखें आप 2 ठो देखना है। पहला नंबर में इन इंडिया, है ना, इन इंडिया। अच्छा पहले इन वर्ल्ड बता देता हूं आपको। पहला नंबर में इन वर्ल्ड, ठीक, और दूसरा नंबर में इन
इंडिया, भारत में। तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड में कौन था और भारत में? याद रखिए आप, वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाया गया था वो बनाया गया था 25 जुलाई 1978 को बनाया गया था। डेट याद हो जाएगा, ठीक। नाम क्या था इसका बच्चों? नाम था इसका लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन, लुइस भूरा मत लिख देना, इसके नाम ही है लुइस ब्राउन, है ना। याद रखें आप, लुइस ब्राउन हो जाएगा बच्चों। थर्ड नंबर में, है ना, चलो इतना ही, लुइस ब्राउन नाम था इस बेबी का। नाम क्या था? लुइस ब्राउन, ठीक है। अब इंडिया को लेके बात करते हैं, तो इंडिया बस कुछ ही माह में बना दिया था। कब? 3 अक्टूबर 1978 को बना था। नाम क्या था इसका? इसका नाम था बच्चों दुर्गा, है ना। कलकत्ता में बनाया गया था, दुर्गा नाम था इसका। समझ में आ रहा है? दुर्गा नाम था। तो याद रखो, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था इंडिया में? दुर्गा। और वहां पर क्या था बोलो तो? लुइस ब्राउन। उम्मीद है आपको ये दोनों बात याद हो गया होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है उसकी बेसिक समझ आ गया होगा कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, तो बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बनते, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं IVF टेक्नोलॉजी। समझ में आया? और इससे उत्पन्न बच्चे को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इस आप जब भी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे तो IVF टेक्नोलॉजी और टेस्ट ट्यूब बेबी को एक साथ लिखता है। समझ में आया? तो उम्मीद है बातें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले नंबर में चलते हैं बच्चों, इसके बाद वाले में, और उसका नाम है, आज मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, ये बिल्कुल यहां पर है तो आपके नॉलेज को यहां बस लेकर के जा रहा हूं, यहां से यहां तक लेकर के जाऊंगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के बारे में विशेष तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा यहां पर, ठीक है। तो पूरा थीम आपको समझ में आ जाएगा, आप समझ पाएंगे, डॉक्टर की भाषा समझ पाएंगे, क्या प्रोसेस होता होगा, कैसे करते होंगे, सारा बातें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद खैर आगे चलते हैं, अगले नंबर में होगा बच्चों तीसरा नंबर में, और उसका नाम है GM प्लांट। बच्चों उसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या नाम है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को जानने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डील कर रहा हूं। यही सब कॉन्सेप्ट अगर आपको आएगा ना तो चीजें क्लियर होता जाएगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, बात को समझिएगा बच्चों। एक शब्द होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेरी बात को समझिएगा। क्या शब्द बोला बोलिए तो? जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। एक शब्द होता है जेनेटिक, आराम से समझो शब्दों को, इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, समझ में आया? जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ सबको समझो। मैं बोला एक शब्द होता है बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग, माने जीन लेवल पर इंजीनियरिंग। जीन लेवल पर इंजीनियरिंग मतलब जीन को काटते होंगे, छांटते होंगे, जोड़ते होंगे, उसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि हम जीन को, डीएनए को, जीन किस में होता है? डीएनए में होता है। तो डीएनए को काटते हैं और कहीं पर जोड़ते हैं, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और नाम पड़ जाता है बच्चों, एक और नाम है, और उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबको समझना, क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। एक शब्द होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक माने जीन, वहां पर इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? किसी चीज को तोड़ते हैं और बनाते हैं, यही बात है। तो कहीं ना कहीं हम जीन को क्या करेंगे? तोड़ के निकालेंगे और उसको ले जाके कहीं पर लगाएंगे, तो नाम पड़ गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर नाम क्यों पड़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? देखो यहां पर एक शब्द है रिकॉम्बिनेंट। बच्चों री का मतलब होता है पुनः, मेरी बात को समझना, री का मतलब होता है पुनः। कॉम्बिनेंट एक कॉम्बिनेशन शब्द से आया है, कॉम्बिनेशन शब्द से आया है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जोड़ना। और किसको जोड़ना है? डीएनए को जोड़ना है ना। डीएनए के पार्ट्स को जोड़ना है, और इस दौरान जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसी को हम क्या नाम करें? टेक्नोलॉजी। तो पुनः जोड़ने का जो टेक्नोलॉजी होता है, मतलब यह हुआ कि जो जुड़ा था उसको निकालना है और फिर से जोड़ देना है।
तो नाम पड़ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, बात को समझना। इधर देखो, मान के चलो आप कि मेरे पास एक डीएनए है, मेरे को पता है कि डीएनए हेलिकली कोइल्ड होता है, ऐसा घुमा रहता है सीढ़ी जैसे। आपके समझने के लिए सीधा सा बना रहा हूं। ये मान के चलिए कि मेरे पास कोई डीएनए है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये मेरे पास कोई डीएनए है और डीएनए में मेरे को ए वाला जो फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं येलो कलर में कलर कर रहा हूं, ए वाला जो सेक्शन, ए वाला और ए वाला जो सेक्शन है बच्चों, ए वाला जो सेक्शन, ये दोनों सेक्शन, बात ये डीएनए है मेरे पास। अब वो जो सेक्शन जो येलो कलर में किया हूं, उसको मेरे को काट के निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पकड़ के काटा, ऐसे पकड़ के, और इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, खंडों में तोड़ दिया, खंडों में विभाजित, या खंड बना दिया, फ्रेगमेंट बना दिया बच्चों। बात को समझिएगा बहुत आराम से। तो मैं क्या बोला, इसको खंड बना दिया, टुकड़ा बना दिया, यहां पर बना दिया इसका खंड कर दिया बच्चों। खंड करने का काम, तोड़ने का काम, काटने का काम एक एंजाइम करता है। कौन करता है भी बता रहा हूं मैं आपको। तो ध्यान से देखो आप, यहां पर एक टुकड़ा अलग हो गया, ऐसा है ना, बिल्कुल अलग हो गया, और यहां पर एक टुकड़ा अलग हो गया। इस तरीके से दोनों टुकड़ा बच्चों यहां पर क्या हो चुके हैं, बोलो तो अलग हो चुके हैं। तो यहां पर ऐसा दोनों टुकड़ा क्या हो गए हैं, अलग हो गए। बताओ कहानी समझ में आया। तो ये वाला टुकड़ा मैं यहां पर अलग कर दिया काट के, ये वाला टुकड़ा यहां पर अलग कर दिया काट करके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। याद रखें, काटने का काम एक एंजाइम करता है, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। याद रखें आप, काटने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। हिंदी में लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो याद रखें आप, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। बच्चों ये चूंकि मोलेक्यूल को काटता है, डीएनए को काटता है, इसलिए मोलेक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं इसको। आणविक कैंची भी बोला जाता है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। आणविक कैंची भी बोला जाता है क्योंकि काट के अलग करता है। काट दिया, क्यों काटा, क्योंकि इस डीएनए में मेरे को कुछ ऐसा क्वालिटी दिख रहा था जो मेरे को हमारे शरीर में चाहिए। अच्छा क्वालिटी था इसमें, अच्छे क्वालिटी था। अब मैं क्या करूंगा, अब हमारे शरीर का डीएनए को निकालेंगे हम। ये देखो हमारे शरीर का डीएनए हो गया, ठीक है। और उस डीएनए में जो फालतू की चीज है उसको फिर से वहां से काट के हटाएंगे, वहां पर काट के ऐसे हटा देंगे, इसको काट के हटा दिए, और यहां पे जो लाए थे उसको ला करके यहां पर जोड़ देंगे। ये इमेजिन करके देखो आप, ये यहां पर आकर के जुड़ जाएगा, ऐसा यहां पर आकर के जुड़ गया। तो बच्चों जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है, जोड़ने का जो काम करता है, यहां पर जोड़ने का जो काम किया, यहां पर जोड़ने का जो काम किया, जोड़ने का जो काम किया, उसको कहते हैं बच्चों डीएनए लाइगेज, LYGASE। तो याद रखें, इसको डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो दो एंजाइम की जरूरत होता है जनरली। एक डीएनए को हमको काट देना है, समझ में आए, काम किसी को काट लेना है, ठीक, और जहां जोड़ना है उसको काट करके हटाना, उसको लेकर जोड़ देना है। तो काटने का काम करेगा आणविक कैंची, मोलेकुलर सीजर्स बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। बातें समझ में आया। अब मैं बात करूंगा जीएम प्लांट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रहा है। प्लाज्मिड वगैरह को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमको शॉर्ट में याद रखना है ना। याद रखें, मैं बात कर रहा हूं जीएम प्लांट को लेकर के बच्चों। याद रखें आप, मैं बात कर रहा हूं जीएम प्लांट को लेकर। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल देता हूं, सारा मामला क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों। यहां पर मैं एक डायग्राम बनाया हूं, और ये डायग्राम है कपास का। बच्चों ये डायग्राम जो बनाया हूं, ये एग्जाम्पल है कपास का। आप लोग में से लगभग सभी लोग कपास का पौधा देखे होंगे, कुछ इस तरीके से रहता है। ये कपास का पौधा है, और कपास में फूल लगा हुआ है। मेरी बात को समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, है ना। आप लोग देखे होंगे कॉटन नाम से ना, कॉटन, कपास इतना सॉफ्ट होता है ना, कपास कॉटन का कपड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो कपास का जो फूल होता है इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है बच्चों, कि बहुत इजीली इसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस अटैक कर जाते हैं। इतना आसान होता है। जैसे कि सब्जी हो गया, सब्जी में बैगन सॉफ्ट होता है, कोई भी कीड़ा उसी में लगता है सबसे शुरू में। ठीक वैसे ही जो कपास होता है, कपास का फूल इतना सॉफ्ट होता है कि इसके ऊपर तुरंत बैक्टीरिया अटैक करता है बच्चों। बैक्टीरिया अटैक करता है, और बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बहुत बड़े बड़े एरिया में लगाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गार्डन में कपास लगा दिए। अरे समझ, दस्ताना थोड़ी ना बनाना है यार छोटा सा पूरा इंडस्ट्री चलाना है, पूरा का पूरा कॉटन इंडस्ट्री होता है, उद्योग चलाना है, लाखों लोगों के लिए कपड़े बनाना है वहां पर। तो बहुत बड़े बड़े एरिया में कॉटन लगाया जाता है।
अब 10-10 एकड़ के खेत में 10-10 एकड़ में आपका कॉटन लगा हुआ है, अब उतने ज्यादा खेत में आप दवाई छींटने जाओगे तो सोचो कितना खर्चा लगेगा, ड्रोन से छींटना पड़ेगा, उतने बड़े एरिया में दवा छिड़काव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड डालना बहुत मुश्किल होगा। तो यहां पर वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम किए। वो देखे कि एक बैक्टीरिया होता है, मेरी बात को समझिएगा, एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, जीवाणु होता है, और उस जीवाणु का नाम है बीटी जीवाणु। क्या नाम है? बीटी जीवाणु। बच्चों पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस। बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु। देखा गया कि इस बीटी जीवाणु में, बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु में एक जीन होता है, और उस जीन का नाम है बच्चों क्राइजीन। क्या नाम है? क्राइजीन। मेरी बात को समझ, फ्राई मत लिख देना बे, क्राई है ठीक है। तो क्राइजीन होता है, क्राइजीन। और ये जो क्राइजीन है ना, ये याद रखो आप, एक प्रोटीन बनाता है, एंडो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ENDO, एंडो, PROTEIN, एंडो प्रोटीन निर्माण करता है, एक प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन साला इतना जहरीला होता है कि ये पीड़कों को मारता है, पेस्ट को मारता है, ये पीड़क को नष्ट करता है। जी, पीड़क मतलब जो भी आपके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं पीड़क। ते पेस्ट को मारता है, समझ में आया? सारे के सारे बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो दिमाग लगाए कि गजब है इस बैक्टीरिया की क्वालिटी। वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, अरे तो भगवान प्राकृतिक तरीके से जहर बना के भेज दिया समझ में आ रहा है? एक बैक्टीरिया होता है, नाम क्या उसका? बैसिलस थुरिंजिएसिस। उस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? जीन, जिसका नाम क्या है? क्राइजीन। उस जीन का खास क्या बात है? एंडो प्रोटीन बनाता है। और एंडो प्रोटीन क्या करता है? वो तो पेस्ट को मारता है। पेस्ट माने वो वाला पेस्ट नहीं, करने वाला नहीं, जो फसल वगैरह में जो कीड़ा उड़ा लग जाता है उसी को बोलते हैं पीड़क, पेस्ट बोलते हैं, उसको मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो प्राकृतिक तरीके से जहर बना रहा है, प्राकृतिक तरीके से जहर बना रहा है। तो दिमाग लगाए वैज्ञानिक कि हम क्यों ना एक काम करें कि ये जो बीटी बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए है, इमेजिन करना ऐसा डीएनए है, इमेजिन करिएगा, इसका जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जहां भी क्राइजीन होगा, ये देखो मान के चलो कि ये क्राइजीन है बच्चों, समझना, क्राइजीन है। ये क्या है बोलो तो? क्राइजीन है। तो मैं एक काम करूं, इस क्राइजीन को काट के बाहर निकाल दूं, क्राइजीन को काट के बाहर निकाल दूं, ऐसे निकाल दिया, समझ में आया? और ये जो कपास है उसका बीज ले लूं, बीज, और उस बीज में से निकाल लूं डीएनए, समझना, और इस क्राइजीन को इसके डीएनए में डाल दूं। समझो बात को, इस क्राइजीन को इसके डीएनए में डाल दूं। अब क्या होगा? एक ऐसा जीन में डाल दिया इस बीज के अंदर जो प्राकृतिक तरीके से जहर बनाता है, जो कि पेस्ट को मारता है, जो कि बैक्टीरिया को मारता है। अब इस बीज को मैं उगा दिया खेत में, तो जितने भी कपास बनेंगे बच्चों, इमेजिन करो आप, जितने भी कपास बनेंगे, हर कपास के अंदर वो जीन आ जाएगा जो बैक्टीरिया के अंदर था, क्राइजीन। और ये जीन सभी कपास के अंदर ऑटोमेटिक क्या बनाने लगेंगे? एंडोप्रोटीन। और वो प्रोटीन ऑटोमेटिक बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा? पेस्ट को मारेगा। तो अलग से दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया? अलग से दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये प्राकृतिक तरीके से बनाने लगा, जहर, पॉइजन बनाने लगा। और उस चक्कर में यहां पर कीट आसपास नहीं भटकते हैं, कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं, कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक कीट आसपास नहीं रहते थे, क्योंकि इसके शरीर में जहर बना है, कोई इसको जाके खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। अरे मैं इस प्लांट को क्या किया? जेनेटिकली बदल दिया, इसके जीन को ही बदल दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। नाम क्या कहलाया बच्चों? जीएम प्लांट। उम्मीद है आपको बेस समझ में आया होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में क्या करते हैं, कोई अच्छा जीन जो काम का जीन है उसको निकाल करके दूसरे पौधे में डाल देते हैं ताकि उसको उस पर लाभ हो हमको, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या बोला जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। और इसको हम, चूंकि ये जो कॉटन है बच्चों, ये क्या है बोलो तो? कॉटन है, कपास है, कॉटन है, इसमें मैं बैक्टीरिया का जीन डाला हूं। और कौन से बैक्टीरिया का? बीटी का। तो नाम पड़ गया बच्चों बीटी कॉटन। क्या नाम पड़ गया? बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो लिखा रहता है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में पूछा गया सवाल है कि बीटी कॉटन में बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस थुरिंजिएसिस नाम होता है। इसके बाद कितना भी डीप में पूछ लिया बता पाओगे? तो बताइए,
जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाते कैसे, क्या थीम होता है, क्या उद्देश्य होता है, समझ में आया होगा। और जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का पहला एग्जांपल बताया बच्चों मैं आप लोग को, बीटी कॉटन। मेरी बात को समझना, पहला बताया बीटी कॉटन। उसी प्रकार एक बनाते हैं बीटी ब्रिंजल, है ना, बीटी बैगन बनाते हैं। हाँ मेरी बात को समझना, बीटी बैगन होता क्या है कि अगर आप कभी घर में सब्जी बना होगा ना, आपके घर में सब्जी बना होगा, या अगर आप हॉस्टल में रहते होगे, हॉस्टल में खाना खाते होगे, जब भी बैगन का सब्जी आएगा तो सबसे ज्यादा टेंशन होता है, कीड़ा उड़ा थोड़ी नहीं यार, ऐसा लगता है, समझ में आया। तो जो बैगन का सब्जी होता है ना, अक्सर उसमें डर रहता है कि कीड़ा उड़ा थोड़ी नहीं यार, उसमें डर रहता है। क्यों? बैगन इतना मुलायम पौधा होता है, चाहे उसका फल, चाहे उसका फूल, चाहे उसका पौधा, आराम से कीट उसमें घुस जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अटैक अगर किसी सब्जी में करते हैं कीट, पेस्ट किसी में अटैक करते हैं तो किस पर करते हैं? बैगन पे। तो वैज्ञानिकों को लगा कि सबसे ज्यादा दवाई बैगन में डाला जाता है, खा खा के लोग मर जा रहे हैं उसको। क्यों ना उस बीटी जो बैक्टीरिया था, क्या नाम था उसका? बीटी, क्या नाम था? बीटी जीवाणु, बीटी बैक्टीरिया था, उसके क्राइजीन को इस बैगन में डाल दो। अब ये बैगन क्या करेगा? प्राकृतिक तरीके से जहर बनाएगा। अब जहर बनाएगा तो उसके आसपास लगेंगे नहीं कीट, तो भाई दवाई वही डालने की जरूरत ही नहीं है। बैगन कहीं भी लगा दो उसके ऊपर तो कीट आएंगे ही नहीं, पेस्ट बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उसके ऊपर आप ऐसा जहर डाल दिए हो, ऐसा जहर बनाने वाला जीन डाल दिए हो जो प्राकृतिक तरीके से जहर बना रहा है, उसकी वजह से कोई पेस्ट आसपास भटक नहीं रहे। लेकिन वैज्ञानिक ये भूल गए, वो जहर हमको नुकसान कर दे तो इंसानों को नुकसान कर दे तो, इसीलिए फिलहाल इसके ऊपर बैन लग गया है। बीच में इसको बैन हटा दिए थे, बीच में 2010-11 के आसपास, लेकिन इंसान फिर से विरोध कर दे कि नहीं नहीं बैन मत हटाओ, बैन ही लगा दो इसमें, हम लोग दवा वाले खा लेंगे चलेगा। पता चला जीन ही बदल दिया इंसान का, तो इसलिए इसको बैन लगा दिए अभी। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगले नंबर में इसी प्रकार होता है बच्चों, एक होता है ब्रेसिका नेपिया। इसी प्रकार एक होता है ब्रेसिका नेपिया होता है बच्चों, याद रखें आप, इसी प्रकार होता है ब्रेसिका नेपिया। अब सवाल होता है कि ब्रेसिका नेपिया क्या होता है। अब मेरी बात को समझना ना, आप लोग जब मेरे से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे तब समझ में आएगा कि जो ब्रेसिका नेपिया होता है क्या होता है। देखिए जरा, हमारे बॉडी में बच्चों एक शब्द एक होता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है प्रतिस्कंदक। ना तो इंग्लिश समझ में आया ना होगा, ना तो हिंदी समझ में आया होगा। अब देखो, ऐसे पदार्थ जो खून के थक्का जमने को रोकते हैं, ऐसे पदार्थ जो खून के थक्का जमने को रोकते हैं। आप सोच के देखिए कि आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जिसके वजह से खून का थक्का नहीं जम रहा है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रहा है, ये पता चला अंदर अंदर सब क्लोटिंग हो जाता है। समझ में आए? ऑपरेशन करते हैं, कभी भी हाथ पैर में चीरा उरा लगाते, काटते पीटते हैं, तो इसी को लगा देते हैं वहां पर, नहीं तो पूरा खून का थक्का जम जाएगा अंदर में। समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट हमारे शरीर में रहता है, ऑपरेशन रोज हो रहा है, हजारों लोगों का रोज एंटीकोगुलेंट की जरूरत पड़ रहा है इंसानों को, तो कहां से लाएं? तो एंटीकोगुलेंट बनाने वाला जीन होगा। तो एंटीकोगुलेंट बनाने वाला जो जीन होता है बच्चों, हमारे शरीर में जो जीन होता है, उस जीन को मैं डाल दिया सरसों के बीज में। किस में डाल दिया? सरसों के बीज में डाल दिया, सरसों के बीज में। और इसी सरसों का नाम है ब्रेसिका नेपिया। अब क्या करेगा? ये जो ब्रेसिका नेपिया जो सरसों है, ये बनाने लगेगा एंटीकोगुलेंट। ये ऐसा हिपेरिन बोलते हैं उसको, ऐसा मटेरियल बनाएगा कि पौधों में बनने लगा हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट, ऐसा केमिकल बनने लगा जो खून का थक्का जमने से रोकता है। तो सरसों के बीज में से तेल अलग कर लिए, हिपेरिन अलग कर लिए, उसको डॉक्टर लोग अपने पास यूज करते रहते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, उसको नाम क्या पड़ा? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। बच्चों उसी क्रम में बहुत सारे एग्जांपल है। तीसरा के बाद चौथा नंबर में एक नाम सुने होंगे, गोल्डन राइस, GOLDEN, गोल्डन राइस का नाम सुने होंगे आप। गोल्डन राइस का नाम हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पता है किसका बीमारी होता है? एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि सामने वाले को रतौंधी हो गया, नाइट ब्लाइंड, रात में कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ महसूस कर रहे हैं लोग, दिख ही नहीं रहा है ना? समझ में आ रहा है बात? तो याद रखो नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा बात, मैक्सिमम लोगों, आज भी गांव में जाओगे तो ज्यादातर लोगों को एनीमिया का प्रॉब्लम रहता है, शरीर में आयरन की कमी रहता है, आयरन का टेबलेट खाते रहते हैं ऐसे महिलाएं और पुरुष। तो वैज्ञानिक दिमाग लगाए कि हम लोग का जो सबसे ज्यादा भोजन है, दोनों टाइम, तीनों टाइम, चारों टाइम जो खाना खाते हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह, बासी से लेकर तिवासी तक,
जो खाना खाते क्या खाते हैं? भात खाते हैं, चावल खाते हैं। तो दिमाग लगा कि क्यों ना जो चावल होता है, मेरी बात को समझना, क्यों ना जो राइस होता है, जो चावल होता है, इस चावल में ऐसा जीन डाल दें, ऐसा जीन डाल दें जो जीन विटामिन ए बनाता हो और जो आयरन को एब्जॉर्ब करता हो, आयरन तत्व को एब्जॉर्ब करता होगा। मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग चावल में कोई ऐसा जीन डाल दे जो विटामिन ए बनाता हो और आयरन को जमीन से अवशोषित करता हो, तो ऐसा जीन खोजा गया और उस जीन को चावल में डाल दिया गया। अब वो चावल विटामिन ए बनाने लगा भरपूर मात्रा में, जमीन से पूरा आयरन खींचने लगा, और इस भात को जो जो खाएंगे उनको न तो कभी रतौंधी होगा और न तो कभी उनको आयरन की कमी होगा। बच्चों, ऐसी चावल का नाम पड़ा गोल्डन राइस। इसी चावल का नाम पड़ा गोल्डन राइस। उम्मीद है आपको बीटी कॉटन, बीटी बैगन, ब्रेसिका नेपिया, गोल्डन राइस, उम्मीद है आपको बेसिक बातें समझ में आया होगा। बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी के रूप में मत पढ़ो, वरना आप उसके बेसिक थीम को नहीं समझ पाओगे। बोलचाल की भाषा में जानो कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया कुछ बातें? अच्छा ये बताओ, जब मैं पौधों में जाल डाल रहा था जीन को अलग अलग, तो बोलता था जीएम प्लांट। क्या बोलता था? जीएम प्लांट। वैसे अगर मैं कोई एनिमल है बच्चों, ये मान के चलो आप कि कोई भी एनिमल है, कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, अगर मैं इस एनिमल में जीन को चेंज कर दूं, है ना, जीन को डालूं, है ना, जीन को ऐड कर दूं, तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल। जेनिक एनिमल बोला जाता है। ऐसे जानवर को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जाना जाता है। तो पौधों में नाम होता है जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और एनिमल में नाम होता है ट्रांसजेनिक एनिमल। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल बता रहा हूं, इंसुलिन वाला। आजकल आप लोग देखते होंगे, आपको आसपास पड़ोसी में, खानदान में देखते होंगे, जिनका ज्यादा एज हो जाता है, एक शिकायत करेंगे, भैया शुगर हो गया है, भैया डायबिटीज हो गया है, ऐसा बोलते हैं, मधुमेह हो गया है। क्यों होता है मधुमेह? इंसुलिन की कमी होता है। क्यों होता है? इंसुलिन बनाने वाला जो जीन होता है इंसुलिन बनाने नहीं देता। तो हम क्या करेंगे कि हमारे शरीर में, समझिएगा मेरी बात को, अरे हमारे बॉडी में एक ऐसा जीन होता है जो क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। याद रखें आप, इंसुलिन बनाता है। मैं एक काम करूं, इस जीन को मैं डाल दूं ई कोलाई बैक्टीरिया में। किस में डाल दूं? ई कोलाई बैक्टीरिया में, ECOLI, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया मैं, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। तो अब ई कोलाई बैक्टीरिया ना प्राकृतिक तरीके से इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा जीन आ गया जो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है। तो प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है बच्चों, इंसुलिन बनाता है। अब इंसुलिन की कमी नहीं होगा। सोच के देखो आप, कमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होते हैं, हर 1 मिनट में डिवाइड हो रहे हैं, बहुत उनकी संख्या बढ़ रहा है। एकदम देखते देखते 24 घंटा में भगवान जाने कितने सारे इंसुलिन बना के फेंक दिए हम लोग। तो इंसुलिन बनाने वाला जीने को इसमें डाल दिए, अब वो ऑटोमेटिक इंसुलिन बनाने लगा है वो। और इसी इंसुलिन को निकाल करके हम इस आदमी में चढ़ाते जाते हैं, रोगी में चढ़ाते जाते हैं। समझ में आया? ऐसे कोई बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना। तो ई कोलाई क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस कर दिए उसको, बदल दिए उसको। समझ में आया? और इस तरीके से जो इंसुलिन बनता है ना, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से जो इंसुलिन बनता है, उसका नाम है बच्चों HUMULIN, ह्यूमुलिन नाम है, ह्यूमुलिन नाम है। जो हम आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन बनाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमुलिन। समझ में आया? तो इस तरीके से भैया बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या होता है क्लोन, क्या होता है जीएम प्लांट, क्या होता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे डीएनए को काटते हैं, कैसे जोड़ते हैं, क्या होता है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल। उम्मीद है आपको इसका बेसिक थीम आपको समझ में आया हो। अगर यहां तक समझ में आया होगा तो जस्ट इसके एडवांस जो कि मैं पूरे मेंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहां पर चीजें बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।